हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऊषादीप एकेडमी में। ये जो हमारा लेक्चर चल रहा है, ये जो सीरीज चल रहा है, ये ख़ास तौर से बिहार बोर्ड +2 के बच्चों के लिए हैं, जो कि वन शॉट वीडियो देख के अपने कंसेप्ट को मेमोराइज कर सकते हैं और कम टाइम में एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और स्कोर कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो इस सीरीज में पहला एक चैप्टर हम ला चुके हैं जो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो उसका पूरा वीडियो पीछे डला हुआ है प्लेलिस्ट में। आज जो हम चैप्टर देखेंगे वो देखेंगे कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कंडक्टर क्या होता है। तो कंडक्टर क्या होते हैं बच्चों? पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या होता है? उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मोबाइल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कंडक्टर का है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देख लेते हैं। इसमें 3 बातें ध्यान में रखनी जरूरी है। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0, क्योंकि जब भी कंडक्टर पे हम चार्ज देंगे तो चार्ज कहाँ पे अपीयर हो जाता है? उसके सरफेस पे, और उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता, जिसके कारण हम गॉस थ्योरम से पता कर सकते हैं कि इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा क्योंकि चार्ज ही प्रेजेंट नहीं है। दूसरा, सरफेस के कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलता है वो नॉर्मली आउटवर्ड निकलता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या है? नॉर्मली आउटवर्ड निकलेगा, और निगेटिव चार्ज है तो नॉर्मली इनवर्ड। लेकिन सरफेस पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। तो E इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू DL। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस अगर निकालना हो कंडक्टर के तो वो वैल्यू हो जाता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये वैल्यू हम जानते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, 2 प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अगर दोनों प्लेट पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेंसिटीज दी जाए तो। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कैपेसिटर। तो व्हाट इज कैपेसिटर? स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन स्मॉल स्पेस। कैपेसिटर एक अरेंजमेंट है जिसमें हम क्या कर सकते हैं? लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज और एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं एक छोटे से स्पेस में। ठीक है, तो ये कंडक्टर का ही क्या है? अरेंजमेंट है, और बना देते हैं हम कैपेसिटर स्पेशल अरेंजमेंट से, जो क्या करने के लिए एबल होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर कर सकता है। तो किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटी या कैपेसिटेंस हम डिफाइन करते हैं कि उस कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी है। तो कैपेसिटेंस या कैपेसिटी, जिसको हम डिनोट किससे करेंगे? C से। और इसको डिफाइन इस तरह से करते हैं कि दिस इज इक्वल टू चार्ज ऑन कैपेसिटर डिवाइडेड बाय पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, चार्ज कितना है कैपेसिटर पे और डिवाइड कर देते हैं पोटेंशियल कितना है कैपेसिटर पे, और ये हो जाता है Q/V। ये जो पढ़ रहे हैं हम लोग बस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ रहे हैं। चीज़ों को अगर समझना है तो उसको अलग से चैप्टर में जब डिटेल से देखेंगे तो समझेंगे, लेकिन यहाँ पे बस हम इतना समझेंगे जिससे हमारे बिहार बोर्ड +2 का एग्जाम क्या हो जाए? निकल जाए आसानी से। तो कैपेसिटर और कैपेसिटी क्या होता है? चार्ज ऑन कैपेसिटर डिवाइडेड बाय पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, दैट इज इक्वल टू Q/V। यहाँ से इसका यूनिट और डायमेंशन पूछता है, जो कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यूनिट क्या हो जाएगा? तो इसका यूनिट जो होता है, ऐसा यूनिट ये होता है फैराड, जिसको कैपिटल F से डिनोट करते हैं। और 1 फैराड बराबर क्या हो जाएगा? तो इस रिलेशन से हम देख सकते हैं 1 कूलम्ब पर वोल्ट। तो 1 फैराड इज नथिंग बट द यूनिट ऑफ कैपेसिटी और कैपेसिटेंस, एंड विच इज इक्वल टू 1 कूलम्ब पर वोल्ट। अब बात कर लेते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। ये बहुत बार पूछता है कि कैपेसिटी का डायमेंशन क्या होगा। तो हम एक ही रिलेशन जानते हैं, C इक्वल टू क्या जानते हैं? कैपेसिटी जो होता है वो होता है C इक्वल टू Q/V। इसी से हमको क्या कैलकुलेट करना होगा? इसी से हमको इसका डायमेंशन निकालना होगा। तो इसका डायमेंशन कैसे निकलेगा? Q का डायमेंशन कैसे निकलेगा? ये हमको पता है IT। और V क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, और वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन निकाल लेंगे, डिस्टेंस का डायमेंशन पुट करेंगे, और यहाँ पे चार्ज का डायमेंशन पुट करेंगे, तो निकल के आ जाएगा हमारा कैपेसिटी का डायमेंशन। देख लेते हैं। Q इक्वल टू हम क्या लिख देंगे? Q के जगह पर IT लिख देंगे, और V के जगह पर क्या लिख देते हैं? E इंटू D, क्योंकि V का डायरेक्ट डायमेंशनल फार्मूला हमको याद नहीं है। तो V हम जानते हैं E इंटू D होता है। उसके बाद I इंटू T। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्ट हमको फार्मूला पता नहीं है, तो इसको क्या लिख देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स इंटू D, और पर यूनिट चार्ज था तो वो चार्ज कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और चार्ज को हम फिर से लिख देंगे I इंटू T, तो ये हो जाएगा I² T²। ठीक है, अब सबका डायमेंशन पता है, हम पुट कर देंगे। I के जगह पर एम्पियर, टाइम का T, फोर्स का ML/T इनवर्स 2 एंड डिस्टेंस का L। तो यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगा यही, देख लीजिए, M इनवर्स L2 नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2। T टू द पावर कितना हो जाएगा? 4, और A क्या है? स्क्वायर।
तो यही हो गया क्या, कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, आगे देखते हैं अब कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। हमको कैपेसिटर क्यों बनाना पड़ा, स्पेशल अरेंजमेंट कंडक्टर का क्यों करना पड़ा, क्योंकि हम आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का, कोई भी कंडक्टर का यदि कैपेसिटी निकालेंगे, कैपेसिटेंस निकालेंगे, तो वो बहुत ही कम निकल के आएगा। मतलब उसका साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन वो चार्ज या एनर्जी जो स्टोर कर पाएगा वो बहुत कम होगा। ठीक है, तो वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, इसलिए ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि स्पेस कम ले, स्पेस कम ले लेकिन चार्ज और एनर्जी को ज़्यादा स्टोर करे, तो वो होता है कैपेसिटर। तो उससे पहले हम देख लेते हैं आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटी कितना निकल के आता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर विच इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जहाँ पे आर क्या है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। एज्यूम कर लिए हैं कंडक्टर कैसा है, स्फेरिकल, तो उस स्फेयर का रेडियस क्या है आर, एंड सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं, बहुत इजीली ये डिराइव भी हो जाएगा। सपोज ये एक कंडक्टर है जिसपे हम चार्ज क्या दे दिए, प्लस क्यू चार्ज दे दिए, यहाँ से डिस्टेंस इसका कितना है आर, तो हमको क्या निकालना है, कैपेसिटी। अच्छा, पोटेंशियल क्या होगा यहाँ इसके सरफेस पे, V एट आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर, ये इसका क्या हो जाएगा पोटेंशियल। उसके बाद कैपेसिटी क्या होता है, Q बाई V, यही ना। Q क्या होता है, तो अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे हम लगाएं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, Q डिवाइडेड बाई A। सिग्मा इक्वल टू यदि हम यूज करें, सिग्मा बराबर क्या होता है, Q डिवाइडेड बाई A, यही ना। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू A, तो यहाँ पर लिख देते हैं, या इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधे यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। C इक्वल टू Q बाई V, और Q क्या है, ये छोटा वाला Q, और यहाँ पे Q और भाई V की जगह पर ये लगा लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर। Q से Q कट गया, कैपेसिटी क्या निकल के आया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो स्फेरिकल कैपेसिटर नहीं, स्फेरिकल कंडक्टर, क्योंकि ये कैपेसिटर नहीं है, ये सिर्फ क्या है, ये अभी एक कंडक्टर है। तो स्फेरिकल कंडक्टर जो होता है उसका कैपेसिटी निकल के आता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हम एज्यूम करते हैं एक ऐसा कंडक्टर जिसका रेडियस कितना हो, 6400 किलोमीटर, दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो एक इतना बड़ा स्फेरिकल कंडक्टर लेते हैं जिसमें रेडियस कितना है, 6400 किलोमीटर। तो इतना बड़ा कंडक्टर एज्यूम करते हैं और तब उसका कैपेसिटी निकाल के देखते हैं। 4 क्या है कांस्टेंट, पाई क्या है कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी क्या है कांस्टेंट, जानते हैं इसका वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। आर क्या है 6400 किलोमीटर, ऐसा यूनिट में डाल के मीटर में रख लेंगे। तब यहाँ से जो कैपेसिटी निकल के आएगा वो निकल के आता है 711 माइक्रोफेराड, बहुत ही कम। मतलब इतना बड़ा कंडक्टर, अर्थ के साइज का कंडक्टर अगर हम चूज करते हैं तब कैपेसिटी इतना कम निकल के आता है। इसलिए हमारा काम सिर्फ कंडक्टर से नहीं चल पाता है, तो उसको स्पेशली अरेंज करके क्या बनाते हैं हम लोग, कैपेसिटर बनाते हैं। और कैपेसिटर का काम ही है वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी और चार्ज को एक छोटे से जगह पे क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो हमको ये बात समझ में आ गई कि कैपेसिटर की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि एक आइसोलेटेड कंडक्टर का कैपेसिटी कितना निकल के आता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। उसके बाद वही अरेंजमेंट है, और हमको जो मेनली पढ़ना है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होता है, इसको अर्थ किया रहता है ताकि बाकी चार्ज चला जाए तो क्या हो, पोटेंशियल डिक्रीज हो, और पोटेंशियल डिक्रीज होने से कैपेसिटी बढ़ता है, तो वो अलग चीज है। हम सिर्फ इतना समझेंगे यहाँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, 2 प्लेट, और 2 प्लेट के बीच में ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। सपोज इस पे चार्ज दिया हुआ है प्लस सिग्मा और इस पे चार्ज दिया हुआ है माइनस सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और दोनों प्लेट का एरिया सेम रखेंगे और प्लेट का एरिया कितना है, A। तो बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि एक प्लेन के लिए, एक थिन शीट के लिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, पॉजिटिव चार्ज के लिए इधर होगा, नेगेटिव चार्ज भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट उधर ही होगा, तो दोनों ऐड होके क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट।
तो इन दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और इन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस जो है d, उस केस में जो इसका कैपेसिटी निकल के आता है, कैपेसिटेंस निकल के आता है, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला भी ऑब्जेक्टिव के लिए, शॉर्ट आंसर के लिए, और इसका डेरिवेशन भी लॉन्ग आंसर के लिए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये निकल के कैसे आता है, एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। तो इसको हम शॉर्ट में यहाँ पे देख लेंगे। देखो C बराबर क्या होता है बच्चों, कहाँ से शुरू करेंगे हम? C बराबर होता है Q डिवाइडेड बाई V, यही होता है कैपेसिटेंस। Q क्या है? तो एक प्लेट पे जो चार्ज दिए हैं ये Q है, और इसको कैसे लिख सकते हैं? सिग्मा इंटू ए। Q को लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ए, आसानी से लिख पाएंगे हम Q को सिग्मा इंटू ए। उसके बाद ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, और V को हम लिख सकते हैं E इंटू डी, E इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। ये रिलेशन होता है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। चलिए सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाई ई को क्या लिख देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा से सिग्मा कट गया, एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया, क्या आ गया? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यही निकल के आ गया। तो बस यही छोटी सी चीज़ें हैं। एक ही कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है, क्या? Q बाई वी। Q क्या कैसे करिए? Q को कर दिए सरफेस चार्ज डेंसिटी के रूप में व्यक्त, और V क्या होता है? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। कितने डिस्टेंस में वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है वो कितने डिस्टेंस में एग्जिस्ट कर रहा है? तो वो डिस्टेंस में एग्जिस्ट कर रहा है स्मॉल d डिस्टेंस में, इसलिए पोटेंशियल जो होगा वो E इंटू डी, और वो पुट करने के बाद हमारा आ गया एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लीजिए कि K कोई डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, कोई मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। पहले इसमें अभी क्या भरा था? इस केस में, इस फॉर्मूला में, इस केस में भरा हुआ है वैक्यूम, मतलब दोनों प्लेट के बीच में कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं है, कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं है, तब कैपेसिटी निकल के आएगा एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। लेकिन यदि कोई मीडियम भर दे, कोई डाइलेक्ट्रिक भर दे, तो क्या हो जाता है? उसका कैपेसिटेंस उतने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। जहां पर देखिए लिखा हुआ है K क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? Em डिवाइडेड बाई E नॉट, मतलब परमिटिविटी इन मीडियम डिवाइडेड बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी इन मीडियम डिवाइडेड बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और यही क्या कहलाता है? K कहलाता है। तो अब एप्सिलॉन नॉट के जगह पे क्या लिख देंगे हम? मीडियम का परमिटिविटी, और मीडियम का परमिटिविटी क्या हो जाएगा? K इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो जहां जहां सिर्फ एप्सिलॉन नॉट है वहां वहां क्या आ जाएगा? K इंट्रोड्यूस हो जाएगा, K इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो कैपेसिटी क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट K a बाई डी। ये हो जाएगा हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। तो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर दो तरह का होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब भी बच्चों कैपेसिटर को हम सीरीज में रखेंगे तो सीरीज में रखने पर क्या होगा? चार्ज सेम फ्लो कर जाएगा, लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग होगा। तो वही लिखा हुआ है, चार्ज सेम लेकिन पोटेंशियल डिफरेंट। और इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉट डॉट डॉट। रेसिस्टर का उल्टा आता है। रेसिस्टर में ऐसा कब आता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। लेकिन कैपेसिटर में कैसा आ रहा है? ये सीरीज कॉम्बिनेशन में। इसको हम समझ भी सकते हैं, और ये भी शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है इसको डिराइव करने के लिए। तो ये भी काफ़ी सिंपल है। कैसे कर सकते हैं हम? सपोज कैपेसिटर ऐसे लगा दिए, सपोज ये C1 है, इसका कैपेसिटी C2 है और इसका कैपेसिटी C3 है। कोई चार्ज Q इंटर किया, ये सर्किट में जुड़ा हुआ होगा, और कोई चार्ज क्या किया है? Q इंटर किया है। तो क्या होगा? यहाँ से भी Q क्रॉस करेगा, यहाँ से भी Q क्रॉस करेगा, और बाहर भी निकलेगा कितना? Q। क्योंकि सीरीज में चार्ज क्या रहता है? सेम। जब रेसिस्टर का देख रहे थे तो उसमें करंट क्या रहता है? सेम, लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग होगा। यहाँ पर सपोज पोटेंशियल ड्रॉप V1 है, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप V2 है, और यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप V3 है। तो टोटल जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा V, वो इन तीनों के सम के बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा, V1 क्या हो जाएगा? तो V1 क्या है? इस कैपेसिटर C1
के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। और कैसे पोटेंशियल ड्रॉप निकालेंगे, तो यहाँ से V बराबर अगर देखें तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C, क्योंकि C बराबर है Q/V, तो Q/C, और Q को तो क्या है, सेम है, तो Q/C1 प्लस V2 क्या हो जाएगा, Q/C2 प्लस V3 Q/C3। और ये क्या है, V, एक ऐसा कैपेसिटर हम सोचते हैं कि जो उतना ही इफेक्ट डाले जो ये तीनों कैपेसिटर मिलके डाल रहा है, जिसको हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटर भी बोलते हैं। और उसी का कैपेसिटी क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटी, ठीक है, या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो यह क्या हो जाएगा, Q, उससे भी चार्ज सेम पास करेगा, और लिख देते हैं उसकी जगह पर C इक्विवेलेंट, Q/C। तो यहाँ से निकल के आ गया 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने भी कैपेसिटर जुड़े हों। तो सीरीज में अगर जुड़े होते हैं तो ये रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला आता है, याद रखेंगे। और इसमें क्या होता है, चार्ज सेम रहेगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंट रहेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में बिल्कुल बात उल्टी हो जाती है, चार्ज क्या हो जाता है, डिफरेंट, पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम। और जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकल के आता है दैट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसको भी हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। सपोज ये है C1, ये है C2 और ये है C3। तीन कैपेसिटर लेके हम दिखा रहे हैं, C1 C2 C3। मान लो यहाँ से चार्ज Q फ्लो कर रहा है। अब क्या होगा, यहाँ पे जंक्शन आ गया, पॉइंट आ गया, तो यहाँ से क्या करेगा, चार्ज डेविएट कर जाएगा, चार्ज का क्या हो जाएगा, पार्टीशन हो जाएगा। कुछ चार्ज इस ब्रांच पे फ्लो करेगा, कुछ इसमें कुछ इसमें। सपोज Q1 इसमें चला गया, Q2 इसमें एंड Q3 इसमें। लेकिन सर्किट में ये जो तीनों कैपेसिटर जुड़े हैं, ये तीनों का पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट सेम है। इसका मतलब कि वो पोटेंशियल सेम होगा, सेम पोटेंशियल पे होगा। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे सर्किट में, तो वो C1 के अक्रॉस भी है, वही C2 के अक्रॉस भी है और वही C3 के अक्रॉस भी है। तो कहने का मतलब पैरेलल कैपेसिटर जब भी हम अरेंज करेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, सेम पोटेंशियल पे सारे कैपेसिटर होंगे, लेकिन सारे ब्रांचेस में जो चार्ज जाएंगे, सारे कैपेसिटर से होकर पास होने वाला जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो इस केस में भी सेम है लेकिन चार्ज क्या है, डिफरेंट। तो यहीं से शुरुआत करेंगे हम अपने डेरिवेशन की। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यही है। अब देखो Q1 को क्या लिख सकते हैं, तो Q बराबर C इंटू V। तो यहाँ से कितना करंट पास करेगा, जितना इसका कैपेसिटी होगा। तो C1 मतलब कितना चार्ज पास करेगा, जितना इसका कैपेसिटी होगा। अगर ज़्यादा कैपेसिटी होगा तो ज़्यादा चार्ज को वो क्या करेगा, खींचेगा, ज़्यादा चार्ज इस कैपेसिटर से होकर पास करेगा। तो Q1 बराबर क्या हो गया, C1 इंटू V, क्योंकि V तो सेम है, प्लस Q2 क्या हो जाएगा, C2 इंटू V, प्लस Q3 क्या हो जाएगा, C3 इंटू V। और अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो उसकी जगह पर क्या लिखेंगे, C इक्विवेलेंट इंटू V। इन तीनों कैपेसिटर के जगह पर एक ऐसा कैपेसिटर है जो यही काम कर रहा है जो तीनों मिलके कर रहा है, तो दोनों को इक्वल कर दिए। यहाँ से V बराबर क्या निकल के, V तो कट जाएगा, C इक्विवेलेंट बराबर क्या निकल के आएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट। अगर और भी कैपेसिटर आगे जुड़े हुए हों तो ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए, ओके। अब देखते हैं 7वां पॉइंट, जिसमें है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। और इसका फॉर्मूला होता है Q² डिवाइडेड बाई 2C, या हाफ CV² या हाफ Q इंटू V। इसको हम बहुत इजीली डिराइव भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। सपोज किसी कंडक्टर या कैपेसिटर को हम क्या कर रहे हैं, चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा उसका पोटेंशियल भी क्या होगा, राइज होगा। तो थोड़ा सा जब पोटेंशियल राइज होगा dV, उसमें जो वर्क डन होगा वो होगा dW, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्क डन क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल, ठीक है। W इक्वल टू Q इंटू V। तो थोड़ा सा पोटेंशियल राइज में थोड़ा सा वर्क डन होगा जो कि होगा dW। मान लो कि पोटेंशियल राइज हुआ कंडक्टर या कैपेसिटर का 0 से लेके V तक। शुरू में जब कोई चार्ज नहीं था तो कोई पोटेंशियल नहीं था। जैसे जैसे चार्ज देते गए उसका पोटेंशियल क्या होते गया, राइज होते गया। और कहाँ से कहाँ तक राइज हुआ, 0 से V। तो यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, dV को फ्रॉम 0 टू V।
तो वर्क डन हमारा टोटल निकल जाएगा 0 टू W, या इसको ऐसे ही छोड़ दो तो dW का वर्क डन क्या हो गया W, और ये हो गया Q, और Q को अंदर ही रखते हैं QdV, QdV। Q को हम क्या लिख सकते हैं, C बराबर होता है Q/V। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल। तो यहाँ से Q क्या निकल के आ जाएगा, CV। क्यों यहाँ पे कांस्टेंट नहीं था इसलिए उसको इंटीग्रेशन से बाहर हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। Q भी क्या हो रहा है, टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो Q को हम इस फॉर्मूला से पुट कर लेंगे CV, क्योंकि हमारा डिफरेंशियल किस फॉर्म में है, V के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए Q को भी V के रेस्पेक्ट में हम क्या कर लिए, एक्सप्रेस कर लिए, CV इंटू DV। 0 टू V, 0 टू V। अब क्या हो जाएगा, ये हाफ CV², ये निकल के क्या आ जाएगा, हाफ CV², क्योंकि V का इंटीग्रेशन होगा V²/2, और जब 0 से V लिमिट पुट करेंगे तो भी वही निकल के आएगा V²/2। तो वर्क डन यहाँ से निकल गया हाफ CV²। अब इस फॉर्मूला से हम इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे V के जगह पर क्या लिख सकते हैं, Q/C, तो लिख दो हाफ C। V के जगह पर Q/C तो क्या लिख देंगे हम, Q/C का स्क्वायर, तो एक C से एक C कट गया, क्या बच गया, Q²/2C। उसी तरह से हम निकाल सकते हैं हाफ Q इंटू V। इसमें क्या करना है, C को एलिमिनेट कर देना है, तो यहीं से कर देते हैं, हाफ C के जगह पर क्या लिख देंगे, Q/V, Q/V इंटू यहाँ पे क्या है V², V से V कट गया, क्या निकल के आ गया, हाफ Q इंटू V। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, इसके 3 फॉर्मूले होते हैं। कैसा डेटा गिवन रहेगा क्वेश्चन में, उस अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, आइदर Q²/2C या हाफ CV² या हाफ Q इंटू V। अब अगला टर्म देखते हैं, एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जब भी डेंसिटी वर्ड आता है इसका मतलब होता है वो क्या लेते हैं, हम पर यूनिट वॉल्यूम लेते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी पूछ रहा है किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर्ड है पर यूनिट वॉल्यूम, वही क्या कहलाएगा, एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो क्या लिखा हुआ है, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, ये निकल के आता है हाफ एप्सिलॉन नॉट E², हाफ एप्सिलॉन नॉट E², जहाँ पे E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है जो प्लेट के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं कॉमन पोटेंशियल। व्हाट इज कॉमन पोटेंशियल। अब देखते हैं कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, तो ये समझने के लिए हम समझेंगे कि पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है। मान लो कि 2 कैपेसिटर है, एक लोअर पोटेंशियल पे और एक हायर पोटेंशियल पे। सपोज V1 ज़्यादा है किससे, V2 से, और अगर इसको हम एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ देंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल फ्लो करेगा, कहाँ से, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, है ना। चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, और ये तब तक फ्लो होते रहेगा जब तक दोनों सेम पोटेंशियल पे ना आ जाए। जैसे इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर 2 वाटर टैंक हैं, एक का लेवल ज़्यादा है और दूसरे का लेवल कम है, अगर एक हम उसमें पाइप जोड़ दें तो क्या होगा, वाटर फ्लो करेगा, कहाँ से कहाँ, हायर लेवल से लोअर लेवल पर, और कब तक, जब तक दोनों का लेवल सेम ना हो जाए। उसी तरह से चार्ज भी फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और कब तक वो फ्लो होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम ना हो जाए। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही मान लेते हैं, जिसका कैपेसिटेंस है C1 और वो किस पोटेंशियल पे है, V1 पे। दूसरा कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C2 और वो है V2 पोटेंशियल पे, और इसको हम एक कंडक्टिंग वायर से क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं, ठीक है, कंडक्टिंग वायर से इसको कनेक्ट कर दिए हैं। तो इस केस में क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्ज होगा, और वो तब तक होगा जब तक दोनों ही कैपेसिटर सेम पोटेंशियल पे ना आ जाए। तो जब भी V निकालना हो, जब भी V कैलकुलेट करना हो, और V क्या कहलाता है, कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल कुछ और नहीं है, 2 कैपेसिटर को जो डिफरेंट पोटेंशियल पे है, अगर उसको एक कंडक्टिंग वायर से हम जोड़ देंगे तो फ्लो ऑफ चार्ज होगा, और वो तब तक होगा जब तक दोनों ही कैपेसिटर सेम पोटेंशियल पे ना आ जाए, और वही सेम पोटेंशियल क्या कहलाता है, कॉमन पोटेंशियल। और कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, टोटल चार्ज बाई टोटल कैपेसिटी, क्योंकि पोटेंशियल हम लोग जानते हैं C इक्वल टू क्या होता है, Q/V। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/C, टोटल चार्ज बाई टोटल कैपेसिटी।
अब टोटल चार्ज देखते हैं, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, इस पर का टोटल चार्ज कितना है, तो Q1 और कितना है वो C1 इंटू V1, इस पर Q2 C2 इंटू V2, तो C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई टोटल कैपेसिटी क्या है C1 प्लस C2। तो यही हमारा हो गया कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखेंगे टोटल चार्ज बाई टोटल कैपेसिटी, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल कैपेसिटी। अब देखते हैं बच्चों, इस कंडीशन में जब ऐसा होता है, एक कंडक्टिंग वायर से दो कैपेसिटर को जोड़ा जाता है, तो नो डाउट चार्ज का फ्लो होता है और दोनों कैपेसिटर सेम पोटेंशियल पे जब तक नहीं आता तब तक चार्ज का फ्लो होता है। लेकिन इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो कंडक्टिंग वायर है ये थोड़ा गर्म होगा, तो इसमें से हीट एनर्जी के रूप में क्या हो जाएगा, इस सिस्टम का एनर्जी थोड़ा लॉस हो जाएगा। तो वही हम निकालेंगे एनर्जी लॉस। तो एनर्जी लॉस कैसे निकालेंगे, तो पहले कितना एनर्जी था और बाद में कितना एनर्जी हो गया, तो बाद वाला एनर्जी क्या होना चाहिए, कम, और पहले वाला ज़्यादा, तब हम उसको मानेंगे क्या हुआ है, एनर्जी का लॉस हुआ है। तो इस फॉर्मूला को निकालने के लिए ये हो जाता है हाफ C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है, डायरेक्ट पूछता है और इस पर ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। तो ये फॉर्मूला को डायरेक्ट याद रखेंगे और इसको सिंपली हम निकाल भी सकते हैं। कैसे? एनर्जी लॉस है डेल E, तो ये क्या होगा, E इनिशियल माइनस E फाइनल। शुरू में जो एनर्जी था, शुरू में क्या था, जब ये कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट नहीं था तो इसका एक अलग एनर्जी था और इसका एक अलग एनर्जी था। और कितना एनर्जी था वो, तो वो था हाफ C1 V1 स्क्वायर, इसका एनर्जी, और इसका एनर्जी हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये हो गया क्या हमारा, E इनिशियल। अब इसमें से माइनस करना है E फाइनल। अब जब E फाइनल आ गया होगा तब कैसा कंडीशन बन गया होगा, तब कंडीशन ऐसा हो गया होगा कि ये रहा होगा कैसे, यहाँ पर देख लेते हैं, C1 और ये भी आ गया होगा V पे, और यहाँ पे C2 और ये भी आ गया होगा V पे, कॉमन पोटेंशियल अचीव कर चुका होगा। तो उस केस में जो एनर्जी निकालेंगे पूरे सिस्टम का, तो वो क्या होगा, हाफ CV स्क्वायर। तो हाफ C के जगह पर लेंगे C1 प्लस C2। ऐसा मान के चलते हैं कि कैपेसिटर को कैसे कनेक्ट किए हैं हम, पैरेलली कनेक्ट किए हैं, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, हाफ C1 प्लस C2। और उसके बाद क्या, कॉमन पोटेंशियल है V, तो V स्क्वायर। और V क्या होता है, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो V के जगह पर हम यहाँ पे ये फॉर्मूला पुट कर देंगे और तब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा हाफ C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगला टर्म है इसमें 10th टर्म जो है कैपेसिटर चैप्टर में, वो है पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी ये क्या है, रेशियो ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होता है, जब भी किसी डाइलेक्ट्रिक को हम, मतलब किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे डाइपोल होते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होने लगते हैं, अलाइन होने लगते हैं। तो कितना पोलराइजेशन आया कितने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद, तो अगर कम ही इलेक्ट्रिक फील्ड में ज़्यादा पोलराइजेशन आ रहा है, मतलब किसी मटेरियल की पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है, इसका क्या मतलब है कि पोलराइजेशन होने की उसमें टेंडेंसी क्या है, ज़्यादा है। तो इसी तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं रेशियो ऑफ पोलराइजेशन फैक्टर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको डिनोट करते हैं अल्फा से और इसको क्या लिखते हैं, P बाई E। P क्या है, डाइपोल मोमेंट, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अल्फा को हम डिनोट कर देंगे P बाई E से, और इसका यूनिट इंपॉर्टेंट है जो पूछता है यूनिट ऑफ पोलराइजेबिलिटी क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है डाइपोल मोमेंट पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इंटू डाइपोल लेंथ, मतलब चार्ज इंटू डाइपोल लेंथ। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, और लेंथ का यूनिट मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। तो यहां से निकल के आ जाएगा क्या, कूलम्ब मीटर स्क्वायर V इनवर्स, कूलम्ब मीटर स्क्वायर V इनवर्स। तो ये हो गया पोलराइजेबिलिटी का यूनिट। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं कैपेसिटर ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ कंडक्टिंग स्लैब। हम लोग कैपेसिटेंस देख चुके हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, और फॉर्मूला उसका होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D। एप्सिलॉन नॉट कब आता है, जब दोनों प्लेट के बीच में क्या हो, वैक्यूम हो, कोई भी मीडियम नहीं हो। अगर मान लो कोई मीडियम है
जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, या डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो बस एप्सिलॉन नॉट की जगह या तो उस मीडियम का आ जाएगा, नहीं तो अगर कोई डाइलेक्ट्रिक है तो के से क्या कर देंगे, उसमें गुना कर देंगे। तो यहाँ पर के एप्सिलॉन नॉट हो जाता था। लेकिन अगर वैक्यूम है तो क्या होता था, एप्सिलॉन नॉट A/D। लेकिन अब इसमें हम क्या किए हैं, एक कंडक्टिंग स्लैब रख दिए हैं दोनों प्लेट के बीच में। दोनों प्लेट के बीच में एक स्लैब रखा हुआ है, जिसके कारण इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, तो अब एप्सिलॉन नॉट A/D नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट से इस प्लेट तक टोटली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। बीच में क्या गया है, कंडक्टिंग स्लैब, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। हम जानते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। क्यों होगा, देख लेते हैं। सपोज ये प्लस है, ये माइनस है, यहाँ पे एक कंडक्टर रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर एग्जिस्ट कर रहा है, ये है ना। अब क्या होगा, इस प्लस के कारण यहाँ पोलराइजेशन होगा, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और सारे इलेक्ट्रॉन किधर आ जाएंगे, इस साइड। तो पॉजिटिव चार्ज किधर शिफ्ट हो जाएंगे, इस साइड। तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करने लगेगा, E', और ये E तो एग्जिस्ट कर ही रहा है। और ये पोलराइजेशन जो होता है, पोलराइजेशन जो हो रहा है कंडक्टर के अंदर, ये तब तक चलते रहता है जब तक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल ना कर दे। अब ये दोनों क्या हो गया, बराबर, तो ये दोनों हो जाएगा कैंसिल और इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो कंडक्टिंग स्लैब के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अब जो डिस्टेंस लेंगे हम एप्सिलॉन नॉट A/D, तो वो जो D था वो था इफेक्टिव डिस्टेंस। अब यहाँ पर इफेक्टिव डिस्टेंस D नहीं बचा, क्योंकि पूरे D लेंथ में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। किस लेंथ में एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब D-T। तो यहाँ पर इफेक्टिव लेंथ लिखेंगे D-T, कैपेसिटर के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D-T। मान लो यहाँ से D कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, 1 - T/D। अब ये क्या था, एप्सिलॉन नॉट A/D, ये था C0 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये तब का कैपेसिटेंस है जब बीच में कोई भी कंडक्टिंग स्लैब नहीं रखा गया था। लेकिन कंडक्टिंग स्लैब रखने से 1 - T/D से ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। और 1 - T/D क्या है, 1 से छोटी क्वांटिटी है, और 1 से छोटी क्वांटिटी से डिवाइड होने का मतलब है पूरी चीज़ क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो अब जो C है वो C0 से क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया है। C0 क्या था, जब कंडक्टिंग स्लैब नहीं था। C क्या है, विथ कंडक्टिंग स्लैब। तो हम देखें कि कंडक्टिंग स्लैब प्लेस करने से क्या हो रहा है, हमारा कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। तो जब भी दो प्लेट रहेगा उसके बीच आइदर हम कंडक्टिंग स्लैब डाल दें, या इससे बेहतर क्या करेंगे, कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर देंगे, जिससे उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, राइज हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कैपेसिटर विथ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। क्या डाल दिए हैं, कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिए हैं, कैपेसिटर विथ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। यहाँ पे लिख लेंगे मीडियम, कैपेसिटर विथ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। तो मान लेते हैं ये कैपेसिटर है, जिसका प्लेट के बीच का डिस्टेंस क्या है, D, और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, A। इसमें T थिकनेस का एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर देते हैं, जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना गिवन है, K। तब हम क्या निकालना है, इसका कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का वही फॉर्मूला दिमाग में रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट A/D। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A। लेकिन अब देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और ये जो T थिकनेस का डाई इलेक्ट्रिक है, तो इसका इफेक्टिव थिकनेस जो होता है वो T/K होता है, T/K। अगर इसका इफेक्टिव थिकनेस लेना पड़े तो इसको हम क्या करेंगे, T/K करेंगे। जबकि कंडक्टिंग स्लैब में कोई भी इफेक्टिव थिकनेस था ही नहीं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता था। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है और इस रेशियो में करता है, इसलिए इसको जब हम रिप्लेस करेंगे तो इसके बदले T डिस्टेंस ना लिख के क्या लिखेंगे, T/K लिखेंगे, बस इतना याद रखना है। और अब हम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिख देंगे, क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। तो एक तो देख लो D-T, ये स्पेस और ये स्पेस जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, तो वो डिस्टेंस आएगा D-T, प्लस इसका इफेक्टिव लेंथ इसका लिखेंगे, तो T का क्या हो जाएगा, T/K प्लस T/K। तो ये हो जाएगा हमारा कैपेसिटेंस विथ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमने 3 डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया है, K1, K2, K3।
3 डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K1, K2 एंड K3, और इसका थिकनेस जो है, सपोज इसका थिकनेस है T1, इसका थिकनेस है T2 और इसका थिकनेस है T3, और ये जो डिस्टेंस है ये है D1 और ये डिस्टेंस मान लो ये गिवन है D, या ऐसे नहीं देता है, क्या दे देता है, पूरे के बीच का ही डिस्टेंस। तो सपोज यही गिवन है, दोनों प्लेट का डिस्टेंस क्या गिवन है, बीच का डिस्टेंस D। अब इसका हमको क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है। तो बस उसी कंसेप्ट से हम लोग इसको लिख देंगे। C इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A। ए क्या है, इस प्लेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट हो रहा है। तो ये डी रीजन है, पूरे डी रीजन में नहीं, फ्री स्पेस क्या है, T1 प्लस T2 प्लस T3 घटा देंगे D में से, तो पहले वो लिख लो, D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस, अगर ये कंडक्टिंग स्लैब होता तब तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आता ही नहीं, तो बस इतना ही हमारा आंसर हो जाता। लेकिन ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और इसका थिकनेस कैसे रिप्लेस करते हैं, तो इसका इक्विवेलेंट थिकनेस जब लेते हैं तो उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से उसमें डिवाइड हो जाता है। तो T1 हम नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3, उसी के डिस्टेंस में उसी के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो इफेक्टिव थिकनेस निकल जाता है। तो ये हो गया हमारा कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। किसी भी तरह से अरेंज किया रहेगा तो हम उसको इजीली क्या कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे। एक टर्म आता है वैन डी ग्राफ जनरेटर, जो कि मेनली हमको लॉन्ग आंसर के लिए पढ़ना होता है। इसका पूछता है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। वैन डी ग्राफ जनरेटर का 5 मार्क का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम्स में। लेकिन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम बस इतना समझेंगे अभी कि वैन डी ग्राफ जनरेटर यूज किस लिए करते हैं, तो ये यूज होता है टू बिल्ड हाई पोटेंशियल डिफरेंस, मिलियन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, मिलियन रेंज में होता है ये। मिलियन पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, ये बिल्ड कर सकता है वैन डी ग्राफ जनरेटर। और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो इसका जो प्रिंसिपल है ये है कोरोना डिस्चार्ज। तो इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग जब पूरा पढ़ेंगे तो ठीक से समझेंगे कि ये चीज़ होती क्या है और कैसे ये हायर पोटेंशियल डिफरेंस क्या करने में, जनरेट करने में सक्षम होता है। लेकिन अभी तक हम बस इतना समझेंगे कि वैन डी ग्राफ जनरेटर एक जनरेटर है, एक डिवाइस है जो क्या क्रिएट करता है, हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, और ये बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोरोना डिस्चार्ज। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। सारा चीज़ इसमें डिटेल से बता दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन का भी इसमें आइडिया दे दिया गया है कि अगर कुछ चीज़ डिराइव करने के लिए आता है तो कैसे हम उसको प्रोसीड कर सकते हैं। बाकी ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए इतना सफिशिएंट है। तो पढ़ते रहिए, धन्यवाद।